नमस्कार। क्रिमिनल मैनुअल, आपको पता है ये 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं जिसमें एक ऐसे प्रावधान को आज हम डिस्कस करेंगे जो ये प्रूव कर देगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की अब कानून से बच के नहीं जा पाएगा। ऐसा क्या है? इमरजेंसी के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टूडेंट को याद रहते हैं। मेरिटोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, कुछ लोगों को ये भी पता है। और 84 में दंगे हुए थे, जिसपे अभी एक कंगना रनौत की मूवी आ रही है, इमरजेंसी, ये भी कुछ लोगों को पता होगा। इन तीनों को कंबाइन कर दें तो आज आप एक ऐसी चीज सीख जाओगे जो बतौर एडवोकेट, लर्नेड एपीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स या स्पेशल जजेस, हर एक को, और जो खासकर हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अब एग्जाम में बैठने वाले हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को आज हम समझेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, लेकिन सेक्शन 84, 335 और 356। 84 के दंगे, 335 का मेरिटोक्रेसी, जो मेरिट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि रिजर्वेशन इतना ज्यादा ना दे दें कि देश की एफिशिएंसी खत्म हो जाए, ये बात आर्टिकल 335 कहता है। बट यहां हम सेक्शन 335 पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे 356 इमरजेंसी का प्रोविजन। क्या बोलता है 84 बीएनएसएस, क्यों इसको 335 के साथ पढ़ना चाहिए, और ये पहली बार एक नया बच्चा पैदा हुआ 356 बीएनएसएस, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून के हाथ अगर लंबे कर रहा है कोई तो वो 356। भाई पहले सेक्शन 82 हुआ करता था और साथ में हुआ करता था 299 सीआरपीसी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बस 84 और 335 होके रह गया। हाँ, एक बदलाव जरूर आया, अमेंडमेंट के बाद सेक्शन जो 82 हुआ करता था उसका 4th पार्ट में 19 तरह के ऑफेंसेस को लिखा गया, जिसमें आप एक एक्यूज को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकते थे। 19 ऑफेंसेस। इसके अलावा क्या घोषित करें, इसका जवाब दिया नहीं था सीआरपीसी ने, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने यह बताया कि इसको प्रोक्लेम्ड पर्सन बोल सकते हैं। कई जजेस एब्सकॉन्डर वर्ड भी यूज करते हैं। जी हां, सेक्शन 82 सीआरपीसी अब 84 हो चुका है, यानी कि जब एक मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि भाई जो मैं बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट भेज रहा हूं ये तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्यूज ने अपने आप को या तो छिपा लिया है या भाग रहा है ताकि मेरे वारंट अनएग्जीक्यूटेड ही वापस आए। एक सुदर्शन चक्र आपने छोड़ा और आपको पता है कि वो बिना किसी का गर्दन काटे ही वापस आएगा। अगर ऐसा रीजन टू बिलीव है मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो वो 82 सीआरपीसी में या 84 बीएनएसएस में आपके खिलाफ एक प्रोक्लेमेशन थ्रू पब्लिकेशन जारी करेंगे। वो किस तरह करते हैं भाई? एक तो कोर्ट जो आपकी अदालत चलती है उसके बाहर नोटिस बोर्ड में चिपका देंगे, एक जहां लास्ट नोन एड्रेस है एक्यूज का उसके घर के बाहर कंस्पिक्यूअस प्लेस यानी दरवाजे में चिपका देंगे, और वो जो चौक है जो एक पब्लिक प्लेस है जहां एक्यूज रहता है वहां पर केवल चिपकाएंगे नहीं, साथ में रीड ओवर, यानी कि सुनो सुनो सुनो, ये जो दोषी है इसको सूचित किया जाता है कि आज से 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो अदालत में कोर्ट आवर्स के बीच में यानी 10 से 4 बजे के बीच में नहीं आता तो उसको भगोड़ा घोषित करके गवाही एक तरफा लिखी जाएगी। जी हां, केवल गवाही लिखी जाएगी, क्योंकि पहले सीआरपीसी में 299 सीआरपीसी जो अब 335 बीएनएसएस का है वो गवाही रिकॉर्ड करने की, जैसे एक्स पार्टी सिविल केस में गवाही लिखते हैं, यहां इन एब्सेंशिया लिखा जाता है, वो परमिशन देता था। लेकिन 356 उससे ज्यादा परमिशन देता है। आपको पता होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में भी कुछ हद तक जजेस के पावरफुल हाथ थे, मगर ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट तो हेल्पलेस ही था और विजय माल्या जैसे लोग ठेंगा दिखा के देश छोड़ के भाग जा रहे थे। अब 356 जान जाएंगे आप, आपका दिल खुश हो जाएगा, कानून पे लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। ध्यान से सुने। फिलहाल 84 में न्यूज़पेपर में निकलवाना नहीं निकलवाना ये एक मर्जी हुआ करती थी, इनेबलिंग प्रोविजन है, वो आज भी इनेबलिंग है। लेकिन इसमें जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा न्यूज़पेपर है? डेली न्यूज़पेपर,
ना नेशनल ना लोकल, जैसा कि 356 बीएनएसएस में वर्ड है। फिलहाल न्यूज़पेपर में निकलवाना नहीं निकलवाना आपकी मर्जी, लेकिन अगर वो 19 ऑफेंसेस थे, अब वो 19 ऑफेंसेस को कैसे याद रखोगे? रख ही नहीं पाते थे। लेजिस्लेचर ने थोड़ा काम आसान किया और मोदी गवर्नमेंट ने बोला जो 10 या 10 साल से ऊपर वाले हैं, केवल उनमें अगर एक्यूज 30 दिन के अंदर नहीं आता तो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दें, बाकियों में प्रोक्लेम पर्सन या एब्सकॉन्डर जुडिशियल प्रेसिडेंट के कारण हम बोलते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत हार्श हैं। जो पहले इंडियन पिनल कोड में 174 ए के अंदर ऑफेंस बनता था, अगर वो सिंपल प्रोक्लेम पर्सन वाला है तो सजा कम थी, और अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होके भी नहीं आता था तो ज़्यादा थी। ये कॉग्निजेबल अपराध था। लेकिन फिलहाल ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कॉग्निजेबल होने के बावजूद, क्योंकि ये 195 340 में जो लिस्ट दे रखी है उसके बीच में आता है, इसीलिए सीधे इसमें एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर सकती। इसमें क्या होना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट है, जो कंसर्न जज है या उसका सुपीरियर है, वो रिटर्न कंप्लेंट देगा, 340 सीआरपीसी की प्रोविजन को फॉलो करेगा, तब जाकर ही ये शुरू हो सकता है। फिलहाल घाघटा वाली जजमेंट में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। इसीलिए मैं दिल्ली हाईकोर्ट के और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू थे, हिमाचल ने पंजाब को फॉलो किया, उस पर हम बाद में कभी नया वीडियो बना देंगे। मगर आप 174 ए अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। 174 ए का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सज़ा का डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंस है। इसीलिए सर्विंग कांस्टेबल के जब बयान लिखें तब ये एश्योर कर लें कि उसने वहां पर केवल चिपकाया नहीं, पढ़ के सुनाया भी। लेकिन 356 में आप देखेंगे कि ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर तो हम आएंगे। फिलहाल 299 सीआरपीसी के भाई पे चलते हैं, जिसको अब 335 कहते हैं। क्यों सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट के साथ इसको पढ़ा जाता है, और 33 अब बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। पर फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल वाली जजमेंट में फिर से क्लैरिफाई किया कि हियर से होने के बावजूद या एक तरफा एक्स पार्टी होने के बावजूद 299 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नॉर्मली 33 एविडेंस एक्ट बिल्कुल सही बात करता है, कोई द्वंद नहीं है 299 सीआरपीसी के साथ, वो लोअर हेड पे नहीं है। क्योंकि अगर गवाह को आपने एग्जामिनेशन चीफ लिखकर क्रॉस का मौका ही नहीं दिया दोषी को या अपोजिट पार्टी को, तो वो गवाही किसी काम की नहीं, रद्दी में फेंक दो, ऐसा तो बोलता है 33 एविडेंस एक्ट। मगर उसका एक अपवाद है 299 सीआरपीसी, और बेसिकली वो किसी द्वंद में नहीं है, क्योंकि यहां हम ये मान के चलते हैं कि एक्यूज 30 दिन के बावजूद जब कोर्ट में नहीं आता तो इसका मतलब उसको कानून में ऐसे माना जाएगा जैसे उसको मौका मिला मगर उसने अवेल नहीं किया। नॉर्मली हम कोर्ट में क्या लिखते हैं, जिस गवाह को कोई क्रॉस नहीं करना चाहता मगर एक्यूज खड़ा होता है, क्योंकि 273 सीआरपीसी में उसका अधिकार है वो खड़ा रहे, और अगर वो बीमार भी है तो 205 में एग्जम्पशन भी मिली हो या बदतमीजी के कारण 317 में उसको बाहर भी निकाला हो तो उसका वकील तो खड़ा होता ही है ताकि वो क्रॉस कर सके। लेकिन हर चीज को क्रॉस नहीं करते तो हम लिख देते हैं क्रॉस अपॉर्चुनिटी गिवन निल, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या लिखते हैं, अपॉर्चुनिटी गिवन निल। 299 सीआरपीसी जिसको अब 335 सीआरपीसी कहते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल में यही कहा कि आप ये मान के चलो कि उसको मौका मिला, उसने अवेल नहीं किया, और इसीलिए 33 का एक तरह से एक्सेप्शन है और कन्विक्शन हो सकती है। मगर कन्विक्ट करते तो नहीं थे ना, हम जो मटेरियल गवाह हैं उनको इन एब्सेंशिया रिकॉर्ड कर लेते थे 299 में, ठीक है जी, 299 के फर्स्ट पार्ट में, यानी 335 बीएनएसएस के फर्स्ट पार्ट में अभी भी वही करते हैं, और फिर उसको हम कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम कर देते हैं विद डायरेक्शन टू क्रिमिनल अहलमत, यानी जो हमारा क्लर्क है क्रिमिनल साइड में, कि टू रीओपन द केस एज एंड व्हेन एक्यूज पर्सन बी आइदर अरेस्टेड और हिज अटेंडेंस बी अदरवाइज प्रोक्योर्ड बाय वे ऑफ सरेंडर और अदरवाइज, यानी वो जिस दिन सरेंडर करता था या उसको अरेस्ट करके लाते थे केस वापस खुल जाएगा। उस बीच में अगर कोई गवाह मर गया या भाग गया या मिल नहीं रहा, उसने एड्रेस छोड़ दिया या किसी ऐसे देश में चले गया जहां रेसिप्रोकल अरेंजमेंट नहीं है, एक्स्ट्राडिशन नहीं है, किसी कारणवश उसको बुलाना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, केस इतना दमदार नहीं है, कई रीजंस हो सकते हैं जहां पर अब वार्निंग है ऐसे ओवर स्मार्ट एक्यूज पर्संस को कि देखो है तो बुला देते, अब नहीं है तो तुम्हारे अगेंस्ट पड़ा जाएगा, चाहे एग्जामिनेशन चीफ है। बस इस हद तक एक रिस्क होता था।
356 पढ़ूंगा मैं इसके बाद। अब आपको समझ आएगा कि कानून कितना मजबूत किया गया है। बिलीव करो, भारत लॉ एंड ऑर्डर में बहुत पुअर रैंकिंग के साथ खड़ा था। जिस तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कमर्शियल कोर्ट अमेंडमेंट के साथ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट के साथ हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है। पूरे वर्ल्ड में इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है जितना भारत ने इकोनॉमिकली मजबूत होकर दिखाया है अपने इंडेक्स में। अब मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ये 3 क्रिमिनल लॉ आपने ध्यान से पढ़ लिए, जिसके हर स्टेज में पुलिस की हैंकी पैंकी को रोकने के लिए वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई, 52A एनडीपीएस एक्ट की तरह हर केस में अब आपको प्राइमरी तो नहीं लेकिन एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह 356 जो ये तिकड़ी है, 84 हमने पढ़ लिया, 335 हमने पढ़ लिया, अब 356 जो पहली बार पैदा हुआ है बीएनएसएस में, उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों पहली बार सेशन जज को अब यूएपीए या मकोका का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा, उसको किसी पीएमएलए की केस में नहीं घुसना पड़ेगा। एक नॉर्मल सेशन जज भी अब टेररिज्म के केस और ऑर्गेनाइज क्राइम की केसेस में सजा दे सकेगा। भारतीय न्याय संहिता में ये सब बातें लिख दी गई हैं। और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसमें तो एक मजिस्ट्रेट को ये पावर है, और अगर क्राइम प्रोसीड है तो उसको एक्स पार्टे एड एंट्रीम अटैचमेंट से अटैच कर अगर उसका कोई वारिस नहीं आता, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी है मान लो, या विजय माल्या की, तो या पोंजी स्कैम में या क्रिप्टो करेंसी के स्कैम में, वो सारे पैसे, लेकिन पेटी होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट रॉबिनहुड बनकर वो सारे में पैसे बांट सकता है। खैर, इन चीजों पे तो हमारी अलग से वीडियो है, पर फिलहाल हम आ रहे हैं 356 ब्रह्मा विष्णु महेश की कड़ी में 84 335 के बाद 356 को समझने के लिए। क्या बोलता है 356? ये कहता है पहली बात कि मैं केवल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस पे लगूंगा, यानी कि 84 के 4th पार्ट में जो 10 या 10 साल से ऊपर वाले अपराध में प्रोक्लेमेशन के 30 दिन के बावजूद नहीं आता, केवल मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हीं को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया होगा, तो मैं केवल उन्हीं केस में लगूंगा। हाँ, इसमें एक एनोमली है कि केवल चार्ज लगा हुआ होना चाहिए और ट्रायल वो इवेट कर रहा हो। क्या हो? जो चार्ज ना लगा हो पर 10 या 10 साल से ज्यादा के ऑफेंस हो, उसके लिए 356 साइलेंट है। वैसे नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है कि संहिता में कहीं कुछ भी लिखा हो आप 356 को फॉलो करोगे, पर ध्यान से पढ़ो तो 82 के 1 पे तो ये लगा ही नहीं। मजिस्ट्रेट के पास ज्यादातर केस तो 10 साल से नीचे वाले होते हैं, उसमें तो ये लगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। 356 के लास्ट पार्ट को देखो। स्टेट गवर्नमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने स्टेट का अच्छा करना चाहती है, जैसे आजकल ममता दीदी बोल रही हैं, तो फिर आप अपने स्टेट में ये लिख सकती हैं कि जो 356 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है वो 10 साल से नीचे वाले में भी लगेगा, यानी प्रोक्लेम पर्सन या एब्सकॉन्डर के केस में भी लगेगा। ये इनेबलिंग प्रोविजन लास्ट क्लॉज में 356 के मोदी जी ने दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को। फिलहाल अगर ऐसा नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो भी 10 या 10 साल से ऊपर वाले केस में जिसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो चुका है, चार्ज लगने के बाद आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 90 दिन तक आप मौन व्रत, आप मेडिटेशन करें, आप पॉज स्टॉप हो जाएं। 90 दिन तक सुबह का भूला अगर शाम को, सुबह का भटका अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, इसीलिए हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं आए तो भी कृष्ण भगवान बन जाओ, शिशुपाल के गर्दन अभी मत काटो। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव वारंट जारी करो 30 दिन के गैप में। जी हाँ, 2 लगातार नॉन बेलेबल वारंट जारी करो 30 दिन के गैप में। साइमल्टेनियसली आप न्यूज़पेपर में, पर ये न्यूज़पेपर होगा नेशनल लेवल का और एक लोकल लेवल का, ठीक है। महाराष्ट्र का एक्यूज है, ठीक है, मद्रास का एक्यूज है, इसीलिए नेशनल लेवल का। आप ट्रिब्यून और पंजाब केसरी नहीं कर सकते, तब अजीत नहीं कर सकते आप, दिव्य दर्शन नहीं कर सकते आप। आपको वहां का एक लोकल और एक नेशनल दोनों में निकालना पड़ेगा। केवल निकालने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ एफिक्सेशन करना पड़ेगा। दोनों में आपने फ्रेंड और रिलेटिव, जी हाँ, वर्ड ध्यान से सुने, फ्रेंड और रिलेटिव को एक तरह से वार्निंग देना होगा कि सुनो सुनो सुनो, इस न्यूज़पेपर और एफिक्सेशन के माध्यम से दोषी विजय माल्या, नीरव मोदी, उनके दोस्त, उनके फैमिली परिवार वालों को बताया जाता है कि अगर अब भी वो नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ केवल गवाही रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, वो तो 299 सीआरपीसी यानी 335 सीआरपीसी में बीएनएसएस में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, पहले रुक जाते थे,
फुल स्टॉप लगा, सेमीकोलन लगाते थे, कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम करते थे, जब आओगे तब खुलेगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जजमेंट अनाउंस करेंगे। एक्विटल हो गया, कोई टेंशन नहीं, कन्विक्शन हो जाए तो और आप 3 साल बाद आपको अक्ल आए तो याद रखना, नो अपील, नो दलील, सीधे जेल। जी हाँ, मैंने ध्यान से जो बात बोली इसको सुने, जो मैंने बात बोली इसको ध्यान से सुने। अगर मैंने जजमेंट सुना दी 10 या 10 साल से ऊपर वाले ऑफेंस में, आपको एक तरफा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के बाद, 90 दिन चार्ज लगाने के इंतजार करने के बाद, 2 सुदर्शन चक्र चलाने पर भी न्यूज़पेपर और एफिक्सेशन के बावजूद आप नहीं आए, तो सारी गवाहियां लिखकर मैं अब केस कंक्लूड कर चुका हूं। और अगर आप तब आपको अक्ल आई, आप तब आते हैं, तब भी मैं रुकूंगा नहीं और जजमेंट प्रोनाउंस कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आते हैं तो मैं मौका दूंगा, जैसे हम 299 यानी 335 BNSS में दे रहे थे, वैसा ही मौका देंगे। गवाह अगर अवेलेबल है उनको बुला के क्रॉस भी करने देंगे, अवेलेबल नहीं है तो आपका रिस्क है, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ। 33 एविडेंस एक्ट का अपवाद होगा और ये माना जाएगा कानून की नज़र में लीगल फिक्शन के द्वारा कि आपको मौका मिला, आपने अवेल नहीं किया, आपने अपॉर्चुनिटी गिवन, निल कर दिया। और अगर आपको अकल 3 साल बाद आती है तो अब आप अपील भी नहीं कर सकते मेरी जजमेंट ऑफ कन्विक्शन के खिलाफ, अब तो केवल सेंटेंसिंग होगा। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भविष्य में कोई चैलेंज करेगा, ये बात सरकार पहले ही इमेजिन कर लेती है, लेजिस्लेचर पहले ही इमेजिन कर लेती है, और इसीलिए इतने सारे सेफ गार्ड रखे गए। इन सेफ गार्ड को बहुत ही स्क्रप्लेसली आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। एग्ज़ाम है चाहे इंटरव्यू है, आपको इन बातों को, नुएंसेस को पकड़ना होगा। जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आपको आज 84 BNSS, 335 BNSS एंड 356 BNSS के कंबाइंड इफेक्ट को समझने में आसानी मिली होगी।